नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें कुछ खनिज घुले होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है तो हमारे पास जो सामग्री है वो भी थोड़ी वैसी ही है, पाठ्य पुस्तकों जैसी। तो आज का काम है कि इस जानकारी को थोड़ा आसान बनाएं। और समझें कि ये नमक और रसायन जैसे दिखने वाली चीजें असल में हमारे शरीर को चलाने के लिए कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइट्स आखिर हैं क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे खून में और शरीर के दूसरे तरल पदार्थों में मौजूद खनिज हैं। खनिज जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब। खास बात यह है कि इन पर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके ओके। और ये शरीर में कहाँ मिलते हैं? ये मुख्य रूप से दो अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, कह सकते हैं। दो कंपार्टमेंट। हाँ, एक तो हमारी कोशिकाओं के ठीक अंदर, इसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या आईसीएफ। आईसीएफ कोशिकाओं के अंदर। और दूसरा है कोशिकाओं के बाहर, मतलब उनके आसपास जो जगह है, खून की नलियों में वगैरह। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी ईसीएफ। समझ गई। आईसीएफ अंदर, ईसीएफ बाहर। तो ये आईसीएफ कितना होता होगा शरीर में? काफी ज्यादा। शरीर के कुल वजन का लगभग 45 से 50%। 50%? मतलब एक वयस्क में करीब 30 लीटर। हाँ, अंदाजन उतना ही। बहुत ज्यादा मात्रा है ये कोशिका के अंदर का माहौल है, साइटोप्लाज्म वगैरह। और ईसीएफ जो बाहर है वो बाकी का हिस्सा है, जैसे खून का जो तरल हिस्सा है, प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा या फिर लिम्फ, ये सब ईसीएफ में आता है। अच्छा, पर शरीर ये दो अलग अलग माहौल क्यों बनाए रखता है? मतलब अंदर अलग बाहर अलग, इसकी क्या जरूरत है? ये बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, कोशिकाएं अपने आप में एक छोटी दुनिया है। उन्हें बाहर से पोषण लेना है, अंदर जो कचरा बनता है उसे बाहर फेंकना है, आपस में सिग्नल भेजना है। सही बात है। इन सब कामों के लिए अंदर और बाहर के माहौल का अलग होना, उनका केमिकल मेकअप अलग होना मौलिक जरूरत है। इसके बिना शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, और यहीं पर बात शायद और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि इन दोनों तरल पदार्थों में, आईसीएफ और ईसीएफ में, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा, मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत अलग होती है। जमीन आसमान का फर्क। हाँ, हमारी सामग्री में जो टेबल है वो यही दिखाती है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम आयन Na+, सोडियम, ये कोशिकाओं के बाहर ईसीएफ में बहुत ज्यादा होता है, करीब 142 MEqL। ये MEqL यूनिट थोड़ी अलग है ना? हाँ, ये सिर्फ वजन नहीं नापती, ये आयन की केमिकल एक्टिविटी या चार्ज को दर्शाती है, जो शरीर के कामों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो बाहर 142 और कोशिका के अंदर सोडियम बहुत कम होता है, सिर्फ 10 MEqL के आसपास। इतना फर्क। और पोटेशियम का क्या? K+ आयन? पोटेशियम का किस्सा बिल्कुल उल्टा है। उल्टा? हाँ, ये कोशिका के अंदर आईसीएफ में ठसाठस भरा होता है, करीब 140 मिलीक्यूबल के करीब। अंदर 140? जबकि बाहर ईसीएफ में बहुत कम, सिर्फ 4 मिलीक्यूबल के करीब। अरे वाह! सोडियम बाहर ज्यादा, पोटेशियम अंदर ज्यादा। जी, और ये पैटर्न दूसरे आयनों में भी दिखता है। जैसे क्लोराइड Cl- और बाइकार्बोनेट HCO3-। ये बाहर ज्यादा मिलेंगे और अंदर फॉस्फेट्स और मैग्नीशियम Mg++ ज्यादा होते हैं। कैल्शियम की कहानी थोड़ी और अजीब है। वो कैसे? वो बाहर भी कम होता है, पर अंदर तो लगभग ना के बराबर, सिर्फ 0.0001 मिलीक्यूल। बहुत ही कम। बाप रे! और सामग्री में, खून के प्लाज्मा में इनकी नॉर्मल रेंज भी दी है, जैसे सोडियम की 135 to 145 मिलीक्यूल। हाँ, ये रेंज डॉक्टरों के लिए बहुत मायने रखती हैं। ब्लड टेस्ट में यही देखते हैं। पर सवाल ये है कि ये इतना बड़ा अंतर, ये सिर्फ एक फैक्ट है या इसका कोई मतलब है? नहीं, ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, यही तो जीवन का आधार है। जीवन का आधार? कैसे? देखिए, कोशिका की जो झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, उसके आर पार आयनों की इस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एक तरह का इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बनता है। वोल्टेज? सेल में? हाँ, बहुत छोटा सा, मिलीवोल्ट में। इसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। आप इसे एक नन्ही सी बायोलॉजिकल बैटरी समझ सकते हैं। एक बैटरी? बिल्कुल। और यही बैटरी हमारी नर्व सेल्स को सिग्नल भेजने की ताकत देती है। मतलब सोचने, महसूस करने की क्षमता? हाँ, और हमारी मांसपेशियों को सिकोड़ने की ताकत भी यहीं से मिलती है। दिल का धड़कना भी इसी पर निर्भर करता है। अरे वाह! तो ये आयनों का अंतर इतना जरूरी है? बेहद जरूरी है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है।
और शरीर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार मतलब हर पल मेहनत करता रहता है। कैसे? कोशिका झिल्ली में खास तरह के प्रोटीन होते हैं जिन्हें पंप कहते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। सुना इसके बारे में। ये पंप ऊर्जा खर्च करके मतलब एटीपी इस्तेमाल करके सोडियम को बाहर धकेलते हैं और पोटेशियम को अंदर खींचते हैं। लगातार ये काम चलता रहता है ताकि ये बैटरी चार्ज रहे। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है ना? प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग जो हमारे अंदर चुपचाप चलती रहती है। तो जाहिर है ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब ये संतुलन बिगड़ जाता है? मान लीजिए किसी बीमारी से या चोट से या पानी की कमी से। हाँ, यहीं पर फिर मेडिकल साइंस की भूमिका आती है। अच्छा? जब ये संतुलन बिगड़ता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट की बहुत कमी हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, या शरीर का एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ा जाए। एसिड बेस बैलेंस मतलब पीएच? हाँ, शरीर का पीएच बहुत संकरा रेंज में रहना चाहिए। अगर ज्यादा एसिडिक हो जाए, एसिडोसिस, या ज्यादा एल्कलाइन, एल्कलोसिस, तो ये खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। ओह, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? यहीं पर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी या एसिड बेस संतुलन को ठीक करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, और यहीं पर हमारी सामग्री कुछ खास केमिकल्स का जिक्र करती है जो इलाज में इस्तेमाल होते हैं। जी, कुछ कंपाउंड्स। चलिए उनमें से कुछ को देखते हैं। पहला है सोडियम एसीटेट। बताया गया है कि ये रंगहीन क्रिस्टल है। इसका एक इस्तेमाल पेरिटोनियल डायलिसिस में होता है। ये किडनी फेलियर के मरीजों के लिए होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि शरीर में जाकर ये बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। बाइकार्बोनेट? हाँ। वो तो क्षार होता है, एल्कली। सही पकड़ा। बाइकार्बोनेट एक क्षार है। तो सोडियम एसीटेट देकर हम असल में शरीर को क्षार दे रहे हैं। अच्छा। इससे शरीर की बढ़ी हुई एसिडिटी मतलब एसिडोसिस कम होती है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट तरीका है संतुलन बनाने का। समझ गए, चालाकी भरा तरीका है ना? अगला है पोटेशियम एसीटेट। ये सफेद पाउडर जैसा होता है। नाम से ही लग रहा है ये पोटेशियम की कमी पूरी करता होगा। बिल्कुल। पोटेशियम की कमी, जिसे हाइपोकलीमिया कहते हैं, खतरनाक हो सकती है, खासकर दिल के लिए। तो ये पोटेशियम देता है। और क्या करता है? यदि एसीटेट है तो ये भी शरीर में क्षारीय प्रभाव डालता है, तो दोहरा फायदा है। पोटेशियम भी और एसिडिटी भी कम। हाँ, और शोध बताते हैं कि ये मूत्रवर्धक भी हो सकता है, मतलब पेशाब ज्यादा बनवाता है। अच्छा, फिर एक और है पोटेशियम साइट्रेट। ये भी रंगहीन क्रिस्टल है, स्वाद में ठंडा और नमकीन। इसके तो कई उपयोग लिखे हैं। हाँ, साइट्रेट आयन भी शरीर में मेटाबोलाइज होकर बाइकार्बोनेट बना सकता है। तो ये भी एल्कलाइजिंग एजेंट है। हाँ, ये भी एसिडोसिस में मदद करता है। और इसके दूसरे उपयोग भी हैं। मूत्रवर्धक, कफ निकालने में मददगार। कफ निकालने में मददगार मतलब एक्सपोक्टोरेंट। हाँ, एक्सपोक्टोरेंट। बलगम को ढीला करके बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और स्वेदजनक भी लिखा है, मतलब पसीना लाने वाला। इतने सारे काम। एक ही कंपाउंड के कई प्रभाव हो सकते हैं शरीर में। ठीक है। और इसी तरह सोडियम साइट्रेट भी है। ये भी एल्कलाइजिंग है और एसिडोसिस में काम आता है। लेकिन इसका एक और बहुत खास इस्तेमाल बताया गया है। हाँ, खून को जमने से रोकना, एंटीकोएगुलेंट। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम साइट्रेट खून में मौजूद कैल्शियम आयनों को पकड़ लेता है। और कैल्शियम खून जमने के लिए जरूरी होता है। बिल्कुल, कैल्शियम के बिना खून नहीं जमता। इसीलिए ब्लड बैंकों में खून की थैलियों में सोडियम साइट्रेट मिला होता है ताकि खून जमे नहीं। ओह, तो ये वो चीज है। हाँ, और लैब में ब्लड सैंपल्स को लिक्विड रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कमाल है। और आखिर में एक बहुत जाना पहचाना नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा। हाँ, इसका सीधा इस्तेमाल गंभीर एसिडोसिस के इलाज में होता है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में। जी। इसे सीधे नस में भी दिया जा सकता है, पेरेंट्रल। ये सीधे सीधे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ाता है। तो ये सारे कंपाउंड्स, एसीटेट, साइट्रेट, बाइकार्बोनेट, असल में शरीर के बिगड़े हुए केमिकल बैलेंस को ठीक करने के औजार हैं। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि कैसे डॉक्टर इन साधारण रसायनों का इस्तेमाल करके शरीर की जटिल केमिस्ट्री को ठीक करते हैं। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, ये जीवन बचाने का विज्ञान है। सही कहा। हर कंपाउंड का अपना खास रोल है। कोई आयन की कमी पूरी करता है, कोई एसिडिटी को ठीक करता है। ये तो हुई अलग अलग कंपाउंड्स की बात।
लेकिन स्रोत कुछ पहले से तैयार घोलों का भी जिक्र करते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशंस। हाँ, जो सीधे इस्तेमाल होते हैं, खासकर जब पानी और कई इलेक्ट्रोलाइट्स की एक साथ कमी हो जाए। जैसे पहला नाम है रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर्स। इसे कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी कहते हैं। बताया गया है कि ये सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का स्टेराइल घोल है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी होते हैं। हाँ, इसकी बनावट ऐसी रखी जाती है कि ये हमारे शरीर के बाहर वाले तरल पदार्थ ECF से काफी मिलता जुलता हो। अच्छा, ताकि शरीर उसे आसानी से अमना ले। बिल्कुल। जब किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो या खून बह गया हो या सर्जरी हुई हो, हाँ, तो अक्सर अस्पतालों में ड्रिप के जरिए यही रिंगर सॉल्यूशन या इससे मिलता जुलता लैक्टेटेड रिंगर दिया जाता है। ये तेजी से शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करता है। समझ गए। इसीलिए ये इतना कॉमन है अस्पतालों में। जी। सामग्री में रिंगर इंजेक्शन का भी जिक्र है। बनावट लगभग वैसी ही है, शायद पैकिंग या डोज में फर्क होगा। हो सकता है। और फिर आता है वो घोल जिसने लाखों जानें बचाई हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS। ORS। हाँ, ये तो पब्लिक हेल्थ की एक बहुत बड़ी क्रांति है। डायरिया या उल्टी से होने वाली डिहाइड्रेशन में, खासकर बच्चों में, ये कितना जरूरी है। अविश्वसनीय रूप से जरूरी। ये साधारण सा दिखने वाला पाउडर जिसे पानी में घोलकर पिलाते हैं, दुनिया भर में खासकर गरीब देशों में अनगिनत जानें बचाता है। स्रोत में घटी हुई ऑस्मोलैरिटी वाले ORS की संरचना दी गई है। हाँ, आजकल यही ज्यादा चलता है। हाँ, रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS। शोध में पाया गया कि ये पुराने वाले से बेहतर काम करता है। इसकी संरचना है प्रति लीटर पानी में सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, ग्लूकोज एनहाइड्रस 13.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम और ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9 ग्राम, कुल 20.5 ग्राम। और ये घटी हुई ऑस्मोलैरिटी वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्मोलैरिटी, ये क्या होता है? ये घोल के गाढ़ेपन का एक माप है, मतलब उसमें कितने कण घुले हुए हैं। अच्छा। पहले वाला ORS थोड़ा ज्यादा गाढ़ा था। पता चला कि अगर घोल थोड़ा कम गाढ़ा हो, रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी, तो हमारी आंतें पानी और नमक को सबसे अच्छे तरीके से सोखती हैं। मतलब आंतों से पानी सोखने के लिए घोल का गाढ़ापन बिल्कुल सही होना चाहिए। एकदम सही। ज्यादा गाढ़ा होगा तो पानी सोखने के बजाय शायद शरीर से पानी खींच ले। बहुत कम गाढ़ा होगा तो जरूरी नमक और ग्लूकोज सही मात्रा में नहीं मिलेंगे। तो ये नया वाला ORS बिल्कुल सही गाढ़ेपन का है। हाँ, ये उस गोल्डीलॉक जोन में है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल सही। और इसमें ग्लूकोज भी है। हाँ, ग्लूकोज क्यों? ग्लूकोज सिर्फ एनर्जी नहीं देता, बल्कि ये आंतों में सोडियम और पानी के सोखने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। एक तरह का ट्रांसपोर्टर है। वाह! तो ORS सिर्फ नमक चीनी का घोल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा वैज्ञानिक फॉर्मूला है। बिल्कुल, सादगी में छिपी हुई गहरी वैज्ञानिक समझ का बेहतरीन उदाहरण है ये। तो आज की सारी बातचीत से हमने क्या सीखा? इसका निचोड़ क्या है? हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। ये सिर्फ नमक नहीं, बल्कि चार्ज वाले खनिज हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे ये कोशिकाओं के अंदर और बाहर अलग अलग मात्रा में रहते हैं और एक तरह की बैटरी बनाते हैं। हाँ, जिससे हमारी नसें सिग्नल भेज पाती हैं और मांसपेशियां काम कर पाती हैं। फिर हमने देखा कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम साइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे केमिकल से इसे ठीक किया जा सकता है। और रिंगर सॉल्यूशन और खासकर जीवन बचाने वाले ORS जैसे तैयार घोलों की अहमियत को भी समझा। ये सब सुनकर लगता है जैसे शरीर के अंदर एक बहुत ही नाजुक और जटिल केमिकल डांस चल रहा है। बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही फाइन बैलेंस है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है किस बारे में? कि शरीर का ये जटिल रासायनिक संतुलन बाहरी चीजों के प्रति कितना संवेदनशील है। हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, बीमारियां, हम जो दवाएं लेते हैं। हाँ, ये सब इसे कैसे प्रभावित करते होंगे? बिल्कुल। और क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान देते हैं? जैसे क्या हम सही मात्रा में पानी पीते हैं? क्या हमारे खाने में जरूरी मिनरल सही मात्रा में है? ये सोचने की बात है कि हमारी बाहरी आदतें, हमारी जीवन शैली, हमारे अंदर के सूक्ष्म लेकिन बेहद जरूरी रासायनिक दुनिया को कैसे आकार देती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद सेहत के बारे में सोचते हुए हम इस अंदरूनी केमिस्ट्री पर उतना ध्यान नहीं देते। अक्सर ऐसा ही होता है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। आज इस बेहतरीन और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।